बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट्स, आपके पॉजिटिव फीडबैक, आपके पॉजिटिव कमेंट्स की वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हम और मज़ीद वीडियोज़ बना पाते हैं। तो बस यही आपका प्यार, मोहब्बत और दुआ चाहिए और आप इस चैनल के ज़रूर सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ करवाएं। आपका थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 18 का नेम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और फर्स्ट टॉपिक या आर्टिकल का नंबर है 18.1 और टॉपिक का नेम है एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। दोबारा सुन लें, 18.1 टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम क्या है, एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। यहीं पे नोट कर लें, ये टॉपिक इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आप इस टॉपिक को शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि आपके पेपर में इस टॉपिक से एक एमसीक्यू हर हाल में आएगा तो डियर स्टूडेंट्स ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। तो आपने ये टॉपिक एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयार करना है। और मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि इस बार जो आपके पेपर्स होंगे उन पेपर्स के हर सब्जेक्ट का 25% जो पेपर होगा वो एनालिटिकल बेस्ड होगा, कंसेप्चुअल बेस्ड होगा। यानी कि डायरेक्ट एमसीक्यूज़ आपके पैराग्राफ की जो थ्योरी की लाइंस होंगी वहाँ से नहीं लिए जाएंगे, या जो एक्सरसाइज के लास्ट में सारे वहाँ से नहीं आएंगे अब, बल्कि जो डायग्राम से आपको कंसेप्ट दिया जाता है, जो साइड इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो आपके पैराग्राफ की लाइंस होती हैं, वो आपसे क्या कह रही होती है, वो अगर आपको कंसेप्ट है तो फिर वहाँ से कैसे एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। साइड इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हो सकते हैं। तो 2-1 एमसीक्यूज़ और 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन ये कंसेप्चुअल आएंगे हर हाल में, पहले से बता रहे हैं आपको। तो फिर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से एमसीक्यू हमसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे तमाम लेक्चर्स नोट कर चुके हैं, देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इसी चैनल से फ़िज़िक्स की, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि चाहे आपसे कंसेप्चुअल एमसीक्यू पूछा जाए, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, आपको वो आता होगा। बस शर्त यह है कि आपने तैयारी यहाँ से की हुई हो। तो आज भी इस वीडियो के इस टॉपिक में हम आपको साथ साथ बताएंगे कि एक टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से एमसीक्यू कंसेप्चुअल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपकी तवज्जो होगी ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बाकी टॉपिक भी फिर आप उसी तरीके से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके मार्क्स पूरे आएंगे। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने साथ में एमसीक्यूज़ मेंशन किए हुए हैं। ये आपको डायरेक्ट इस टॉपिक की बुक की लाइन से नज़र नहीं आएंगे, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन वो होंगे टॉपिक से रिलेटेड ही। ठीक है, तो अगर आप गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। देखें, यहाँ पे भी एमसीक्यूज़ हैं, यहाँ पे भी एमसीक्यूज़ हैं। तो ये किस तरह के, आप देखें आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये आपकी बुक में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जब आप आइसोटोन्स पढ़ते हैं तो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ये टॉपिक करेंगे ना आज, तो आपको समझ भी आ जाएगी कि किस तरह से एमसीक्यू बनेंगे और आपका टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ही वेस्ट करते हैं एटम से। तो अगर आप अपनी बुक में देखें तो फर्स्ट पैराग्राफ में एटम का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि भाई एटम की डिस्कवरी किसने की, एटम होता क्या है, और उसकी साइड इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो वहाँ भी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, शॉर्टकट थीम बताया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ से हमने यहाँ पे 1-2 चीज़ें डिस्कस करनी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एन एटम। भाई एटम क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, या जो एटोमॉस से निकला है, जिसका मीनिंग बनता है इंडिविजिबल। तो आप डायरेक्ट भी ये बात कर सकते हैं कि एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, इंडिविजिबल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एटम एक ग्रीक वर्ड है जो कि एटोमॉस से निकला है और जिसके मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स, इंडिविजिबल। इंडिविजिबल, ठीक है। अब इंडिविजिबल का क्या मतलब है? जो मज़ीद तकसीम ना किया जा सके, जिसको मज़ीद आप तकसीम नहीं कर सकते। तो फिर आप शॉर्टकट ये कह सकते हैं भी एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है इंडिविजिबल, और इंडिविजिबल का मतलब जो मज़ीद तकसीम ना हो सके। अब इसी बात को आप एक छोटी सी लाइन में कैसे याद रखेंगे कि भी एटम क्या है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इन द यूनिवर्स ऑफ मैटर। तो फिर ये भी आप याद रखें एक छोटी सी लाइन कि एटम क्या है। एटम है डियर स्टूडेंट्स
स्मॉलेस्ट, साथ साथ नोट करते जाएं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर बेटे, ऑफ मैटर। अब जैसे ही आपने मैटर का नाम लिया तो आप जानते हैं कि दुनिया की तकरीबन हर एक चीज़ क्या है, मैटर, जो कि एटम से मिलके बना हुआ है। ऐसे ही है ना। तो फिर यहीं से बेटे एक और इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, क्या, वो मैंने यहाँ पे एमसीक्यू के तौर पे आपको बतानी है। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ग्रीक फिलोसफर, ये साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 585 BC में आपको एटम की डिस्कवरी दी। अब डिस्कवरी का मतलब ये नहीं है कि एटम बना के दिया है कि भाई ये लो एक एटम है, इसको आके देखो, ऐसा नहीं है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इन द यूनिवर्स, ठीक है। मतलब उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी कि इस चीज़ को एटम कहते हैं और इसके अंदर क्या होता है, बाहर क्या हो रहा है, इसके बारे में उसने आइडिया दिया। तो सबसे पहले एटम की डिस्कवरी ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने की। क्लियर है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, ही पोस्टुलेटेड दैट, जो चीज़ मैंने वहाँ पे समझाई है, बोली है, उसी चीज़ को लिख दिया है कि ही पोस्टुलेटेड दैट मैटर इज बिल्ट फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है। तो ये वाला आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि भाई एटम की डिस्कवरी किसने की, उसके बारे में किसने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि भाई इस चीज़ को आप मैटर कहते हैं, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर है, ये आपको किसने बताया है, इसी को है एटम को, कि जो कायनात में छोटे से छोटा जर्रा है, पार्टिकल है, उसको आप एटम कहें। ये बात किसने बताई? डेमोक्रिटस ने सबसे पहले आपको बताई, जो कि ग्रीक फिलोसफर था। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा 585 BC में। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अब हम देखते हैं एटम का स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सारे का सारा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पहले रेड वाला सर्कल, फिर उसके बाद ये ब्लू वाला, फिर ये ब्लू वाला, तो ये आपके पास एटम है। अब एटम का जो इंटरनल पार्ट होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो याद रखते जाए ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके बाहर न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्लियर है जी। तो ये एटम की कहानी है। तो फिर याद रखिएगा, एटम का जो इंटरनल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस में होते क्या हैं? तो मैं इस न्यूक्लियस को बाहर निकालने लगा हूँ। तो ये देखें, ये न्यूक्लियस बाहर आ गया। तो इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलो, ये न्यूक्लियस कैपिटल N से शो किया हुआ, तो इसको आप स्मॉल n से समझ लें कि न्यूट्रॉन है। सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है, ये क्या कहलाता है? इसे आप न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियॉन्स। तो फिर बेटे आप याद रखें, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूक्लियॉन्स। ये इसका दूसरा नाम याद रखिएगा। वैसे ये बात मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दी हुई है। ठीक है जी। उसके बाद ऑर्बिट्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये देखें, ये न्यूक्लियस के अराउंड पहला ऑर्बिट है, जिसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं। कोई भी एक जब एलिमेंट लेंगे, एटम की बात करेंगे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर कितने होंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, ये आप बात कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जनरली बात कर रहा हूँ कि इसका जो पहला ऑर्बिट है उसमें देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर अगले वाला जो ऑर्बिट है उसमें कितने आपको यहाँ पे शो करवाए हुए हैं? मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स शो करवाए हुए हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन का एटम है, तो उसके पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 होंगे, और बाकी आउटर मोस्ट शेल में होंगे। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि ये आपके पास ऑर्बिट्स में क्या हैं? ये हैं डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी ना वो बातें जो आपने जानी कि आउटर साइड पे क्या है? ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं, और इनर साइड पे क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। अब इसी एटम और न्यूक्लियस का साइज आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया। अब आपकी बुक में वो डायरेक्ट रेडियस का एमसीक्यू नहीं है कि भाई न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है और एटम का रेडियस कितना होगा, साइज कितना होगा। लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस और एटम, तो फिर इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इनके रेडियस की वैल्यू क्या होगी। सही है। तो फिर वो आप याद रखिएगा, क्योंकि वो आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एटम का जो रेडियस होगा उसकी आप वैल्यू याद रखिए, 10⁻⁻⁻ मीटर। सही है। ये एटम का रेडियस है।
इसी तरह न्यूक्लियस के रेडियस की भी वैल्यू याद रखिएगा, 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर। अगर ये अलग यानी कि इस तरह की रेंज ना दी गई हो, सिर्फ 10⁻⁻14, 10⁻⁻13, 12, -11 इस तरह की ऑप्शन हो तो आप यही सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास 10⁻⁻15 की ऑप्शन है तो आप यही सेलेक्ट करेंगे। अगर रेंज की ऑप्शन आ जाती है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो इस रेंज में दिया गया 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻14 अल्फा ऑप्शन, फिर इस तरह बीटा ऑप्शन 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15, तो फिर आप ये वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है जी। तो ये आपने दोनों रेडियस के MCQ तैयार करने हैं। अब आते हैं इधर कि भी हमें ये तो पता चल गया कि एटम की डिस्कवरी इस बंदे ने दी। अब उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाहर ऑर्बिट्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो वो भी आपसे MCQ पूछे जा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखें डिस्कवरी, देखें ना किस तरह से छोटी छोटी बातें याद रखनी है पहले टॉपिक में, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस की। तो एटॉमिक न्यूक्लियस, तो ये भी फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन किया गया है कि एटॉमिक न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की वो है जी रदरफोर्ड। नाम याद रख लें, रदरफोर्ड, ठीक है। और आपकी बुक में ये भी मेंशन किया गया कि इन 1911 में इसने डिस्कवरी की। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी डिस्कवरी की J.J. थॉमसन ने। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ के आ रहे हैं, J.J. थॉमसन, ठीक। उसके बाद अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो इसकी डिस्कवरी की गोल्डस्टेन ने, गोल्डस्टेन ने। देखें ना ये सारे MCQ हैं। उसके बाद अगर न्यूट्रॉन की बात करें, ये न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इसको कैपिटल N से शो किया हुआ, आप चाहें तो इसको स्मॉल n से भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो डिस्कवरी की वो है जी जेम्स चैडविक, ठीक है। तो ये भी आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड MCQs हैं, आपने तैयार करने हैं। उसके बाद अब न्यूक्लियस, भाई जो कुछ मैंने यहाँ पे समझाया न्यूक्लियस के बारे में बताया उसको आप अपने अल्फाज में लिख दें। देखें क्या समझा हमने कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम विच इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस में होते क्या हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो सम है ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। क्लियर। अब जी प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, इनका मैस क्या होगा किलोग्राम में, तो ये भी आपसे MCQ पूछे जा सकते हैं। तो फिर देखें छोटी छोटी बातें हैं सारी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आती जा रही होगी कि भाई किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को याद रखते जाना है। क्लियर है ना। तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E, जिसकी वैल्यू क्या होती है ये भी MCQ बन सकता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम, ये उस पर चार्ज की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू है, सॉरी प्रोटॉन पे। प्रोटॉन है तो प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आ जाएगा, बस ये याद रखें। अब जी प्रोटॉन का मैस क्या होगा, 1.6726 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये वैल्यू पूरी याद रखनी है। बच्चे गलती करते हैं 1.67 तक याद रख लेते हैं, ये अगर याद रखोगे फिर प्रॉब्लम होगी एक MCQ में, वो भी बताऊंगा। आपने ये प्रॉपर वैल्यू याद रखनी है 1.6726 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, जिसको आप 1 AMU के इक्वल कर सकते हैं। ये 1 AMU आ गया तो ये AMU की डेफिनेशन नहीं है, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखें कि ये जो सारी वैल्यू है ये 1 AMU के इक्वल आती है, एटॉमिक मास यूनिट के। सही है जी। इसका सिंबल क्या होगा प्रोटॉन का, प्रोटॉन के सिंबल की अगर हम बात करें तो डेयर स्टूडेंट सपोज करें आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है। तो हाइड्रोजन का अगर आपके पास एक एटम है तो उसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन तो नहीं होगा, और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो फिर मैं ये लिख नहीं सकता कि H11। अब नीचे 1 से मुराद क्या है और ऊपर 1 से मुराद क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ पे हम समझाएंगे। अभी याद रख लें कि अगर प्रोटॉन का सिंबल पूछा जाए तो वो क्या है, H11, कि एक इसमें प्रोटॉन होगा हाइड्रोजन के एटम में और एक इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो फिर उसका सिंबल आ जाएगा H11। ये प्रोटॉन का सिंबल है। अभी याद रख लें, इस 1 से मुराद क्या है, इस 1 से मुराद क्या है, यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन ही रह गया ना, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, न्यूट्रॉन पे चार्ज होगा 0, जिसको आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं, क्योंकि चार्ज की वैल्यू 0 है, इसी वजह से तो आप कहते हैं कि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल। तो ये क्या है, न्यूट्रल।
क्लियर। उसके बाद अगर मैस की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट अब एमसीक्यू बनेगा यहाँ से। मैस क्या होता है न्यूट्रॉन का? 1.6749, यहाँ क्या था 26, यहाँ है 49, मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, और ये भी तकरीबन नियरली इक्वल टू है 1 AMU के। अब देखें एमसीक्यू क्या आएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ वैल्यू पूरी याद रखें। जब वो पूछेगा ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से मैस किसका ज़्यादा है, तो बच्चे कहते हैं नहीं तकरीबन दोनों का बराबर ही है। क्यों कहते हैं बच्चे? क्योंकि उनको वैल्यू याद होती है 1.67 10⁻⁻27, और इस इधर भी 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। मतलब ये यहाँ तक देखें तो वैल्यू क्या है? एक जैसी, जिसकी वजह से बच्चे कहते हैं दोनों का मैस क्या है? सेम। वो सेम की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। जब वो मैस की वैल्यू दे दे और डिफरेंस पूछे तब डिफरेंस याद रखिएगा। न्यूट्रॉन का मैस थोड़ा सा प्रोटॉन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। देखिए ना, यहाँ क्या है 67 के बाद 26 है, और यहाँ क्या आ रहा है 49 आ रहा है। तो न्यूट्रॉन का मैस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं स्लाइटली हैवियर है न्यूट्रॉन देन द प्रोटॉन। ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन का मैस थोड़ा सा ज़्यादा है प्रोटॉन के कंपैरेटिवली। हाँ, जब वो डिफरेंस ना पूछे, वैल्यू ना दे, तब आप तकरीबन एक इतना कह सकते हैं। क्लियर। और यही एमसीक्यू मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे भी मैंने बता दिया। अब भी इसका सिंबल क्या होगा न्यूट्रॉन का? तो देखें न्यूट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू तो है नहीं, 0। सही है। तो फिर इधर क्या है 1 AMU, तो फिर इसका मतलब n, और यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इस 0 और 1 का मतलब क्या है? अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इससे मुराद क्या है और इसे क्या कहते हैं। यहाँ तक डिफरेंस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बड़ी आसान से टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं, चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बहुत आसान चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आराम आराम से हम टॉपिक को लेके जा रहे हैं। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे। सपोज करें आपके पास कोई एक एलिमेंट है, अभी मैंने उसका नाम नहीं रखा है, उसको मैं सिर्फ नाम यहाँ पे दे रहा हूँ X। वो कोई भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम मिसाल लेंगे, पहले आप समझ लें। तो आपके पास सपोज करें कि कोई भी एक एलिमेंट है, और उसको आप जो उसका सिंबल शो करेंगे उसको हम नाम दे रहे हैं एटॉमिक सिंबल का। वो कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे मुराद लिया हुआ है X, कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है। ऊपर हमने मेंशन किया हुआ है A और नीचे मेंशन किया हुआ है Z। इस A का मतलब है मैस नंबर और Z का मतलब है एटॉमिक नंबर। अब आप याद रखें इसको, ये एटॉमिक सिंबल है, उसके ऊपर जो A लिखा हुआ है इसका मतलब मैस नंबर और Z का मतलब है एटॉमिक नंबर। जो ऊपर लिखा जाए उसको A और उसका मतलब होता है मैस नंबर, और जो नीचे लिखा जाए इसका Z से शो करते हैं और इसका मतलब है एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है। अब इस A को अगर कैलकुलेट करना हो तो इसका मतलब है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि अगर आप प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम कर दें, ऐड कर दें, तो आपको मैस नंबर मिल जाता है। इसी तरह अगर आपको एटॉमिक नंबर चाहिए, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर के बारे में पता करना हो, तो उसमें देखें कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद होगी वो आपका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ये याद हो गया? फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोई भी आपके पास एलिमेंट है, A क्या कहलाता है? मैस नंबर। Z क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। मैस नंबर से मुराद क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद को सम कर दें, ऐड कर दें, तो आपको एटॉमिक मैस नंबर मिल जाएगा। और अगर आपको एटॉमिक नंबर चाहिए Z, तो आप देखें कि उस एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है। जितनी है वो आप मेंशन कर दें, वो आपके पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अब हम एक मिसाल लेते हैं, उसमें देखेंगे कि भाई ये किस तरह से आता है और ये किस तरह से आता है। लेकिन एक चीज़ और, मैस नंबर भी दिया हुआ हो, एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालनी हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें कितने होंगे, तो फिर फार्मूला याद रखिएगा ये A to Z। अगर आप इसको प्लस में याद रखेंगे आपके लिए मुश्किल होगा। हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए ना, तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद चाहिए आपको, तो आप फार्मूला ये याद रखें A to Z। जैसे ABC हम कहते हैं ना, A to Z सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो वैसे ही याद रखो A to Z। ये वैसे माइनस है लेकिन इसको याद रखने के लिए ऐसे पढ़ो A to Z इज इक्वल टू N, और N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जब आप मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो आपको पीछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। समझ आ गई? अब हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। ठीक है, मिसाल क्या लेते हैं ज़रा गौर से देखिएगा। हाँ भी टाइम रहता है। देखें, हम मिसाल ये लेते हैं कि सपोज़ करें इसी एटम की बात कर लेते हैं कि ये कार्बन का एटम है। अब आपको पता है कि कार्बन का अगर एटम है तो ये क्या होगा? C से शो करते हैं ना कार्बन को, 6 and 12। यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, बात एक ही है, 12। ये कार्बन का हमने एक एटम लिया। अब आपको पता है कि उसका जो
पहला ऑर्बिट होगा कार्बन का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बाकी में कितने होंगे, बाकी जो भी बचेंगे वो आउटरमोस्ट शेल में होंगे। सही है। तो इस तरह अगर ये एक कार्बन का एटम है तो इसमें जो 6 है ना, 6 ये एटॉमिक नंबर है। यानी कि अगर कोई पूछे कि कार्बन के इस एटम में या एलिमेंट में एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप एटॉमिक नंबर को किससे शो कर रहे हैं, जी से। तो फिर ये हम यहाँ पे लिखते हैं, तो जी है एटॉमिक नंबर, तो वो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर इसमें कोई आपसे पूछे मैस नंबर बताएं, तो मैस नंबर ये ऊपर वाला होता है ना, ए, ये देखें ए, तो फिर ये कितना है, 12। तो यहाँ पे आप लिखते हैं मैस नंबर कितना आ गया जी, 12 आ गया। अब ये तो आपको पता चल गया कि जो ऊपर है वो मैस नंबर है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी कि ये जी है और ये क्या है, ए है। अब आपको पता लगाना हो कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो वो कैसे करेंगे, देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये हमें चाहिए, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो फिर a माइनस जी है, भाई a कितने हैं, 12, तो 12 माइनस जी कितना है, 6, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 6। 12 माइनस 6 आंसर क्या आएगा, 6। तो ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, और आप एटॉमिक नंबर भी बता सकते हैं और एटॉमिक मास नंबर भी बता सकते हैं। इसी तरह आप अगर ऑक्सीजन का कोई एलिमेंट ले लें, आइसोटोप ले लें, कुछ भी ले लें, तो जो यहाँ पे होगा वो एटॉमिक नंबर, जो यहाँ पे होगा वो मास नंबर। ये मैं निशानी याद करा रहा हूँ कि मैट्रिक की हद तक इस तरह से निशानी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है जी। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की डिस्कशन। अब यहाँ से MCQ बनेंगे 2, जो कि मैं यहाँ पे भी बता चुका हूँ, लेकिन वो कैसे बन के आपके सामने आ सकते हैं वो भी देखिएगा, और आप उसको कैसे याद रखेंगे वो भी देख लें। तो MCQ मैंने यहाँ पे पहले मेंशन किया है कि न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। क्यों कहा मैंने कि न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवियर है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का यहाँ पे मैस देखें, 7 के बाद 4 9 आ रहा है और यहाँ पे 7 के बाद 2 6 है, तो न्यूट्रॉन हैवियर है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। तो ये देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप नोट कर लेंगे, आपका MCQ बन जाएगा, जब आएगा सामने तो आपको पता होगा। और फिर इसी के साथ मैंने अगला MCQ यहाँ पे मेंशन किया है कि प्रोटॉन जो है वो भी हैवियर है देन द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवियर है और न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से हैवियर है। भाई अब सवाल ये है कि प्रोटॉन कितने टाइम्स हैवियर है देन द इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। तो फिर याद रख लें, आपकी बुक में बताया गया है 1836 टाइम्स, 1836 टाइम्स जो है वो बेटे प्रोटॉन हैवियर है देन द इलेक्ट्रॉन। क्लियर। लो जी, फिर लास्ट में आपके पास है आइसोटोप्स। सिर्फ आपकी बुक के मुताबिक ही हम चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बस इतना याद रखें कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के वो एटम्स जिनमें जो रखते हैं विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहे, सेम, और बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट रहे, प्रोटॉन्स क्या रहे, सेम रहे, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, डियर स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब देख लेते हैं कुछ छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने आपकी बुक में जो यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की हैं, जो आइसोटोप्स हम डिस्कस करने चाह रहे हैं, वो बुक में कितने हैं, 3। तो 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आपकी बुक ने भी यही मेंशन किया है कि हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है जी प्रोटियम, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। तो ये फिर क्या बन जाएगा, प्रोटियम, और इसका सिंबल क्या होगा, हाइड्रोजन है, तो फिर ये बनेगा H11। अब ज़रा इसको देखते हैं। भाई एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन, तो फिर मैस एटॉमिक नंबर जी जो है वो कितना होगा, एटॉमिक नंबर जी वो कितना होगा, 1। भाई एक प्रोटॉन है ना, तो मैंने यहाँ पे बताया नहीं था, एटॉमिक नंबर में क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेक करते हैं। तो एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन चेक करते हैं, तो प्रोटॉन कितना है, 1, तो इसलिए एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद अगर मैस नंबर देखें तो मैस नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन तो है, न्यूट्रॉन तो नहीं है, तो प्रोटॉन कितना है, 1, तो 1 + 0 आंसर 1, तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो ये पहला आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जिसे कहते हैं प्रोटियम। उसके बाद अगले की बात करें ड्यूट्रियम, तो इसमें देखें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है।
तो ये क्या बन गया, ये बन गया जी H। नीचे क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, देखें एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट, क्या रहेगा, डिफरेंट। तो फिर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या कहलाता है, एटॉमिक मैस नंबर कहलाता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैस नंबर डिफरेंट रहेगा और एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये देखें एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है, मैस नंबर क्या होता जा रहा है, डिफरेंट होता जा रहा है, इसे आइसोटोप्स कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेगा ना, तो बीच में देखें न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं H1 और 3 कैसे है, 2 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मैस नंबर। तो 2 न्यूट्रॉन्स हैं एक प्रोटॉन है, तो सम करें तो कितना बनता है 3, तो ये 3 आ गया मैस नंबर। तो मैस नंबर कितना है जी 3 और एटॉमिक नंबर कितना है जी, वो 1 ही है। तो अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहे, मैस नंबर डिफरेंट हो, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। टॉपिक ख़त्म। अब इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं, तो छोटा सा फ़र्क है। देखें आइसोटोप्स में आपने क्या याद रखा, मैस नंबर डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम, ये आइसोटोप्स में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए आइसोबार्स में और आइसोटोन्स में, तो आइसोबार्स में डियर स्टूडेंट्स आप किसका उलट कर दें, भाई ए जो है यहाँ पे देखें डिफरेंट, तो यहाँ पे सेम, और एटॉमिक नंबर जो है वो कर दें डिफरेंट, ये आपके पास आइसोबार्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, इसकी एग्जांपल दे सकते हैं जैसे आपके पास कार्बन है आइसोटोप और दूसरा आपके पास क्या है नाइट्रोजन है। तो ये देखें मैस नंबर क्या है सेम और एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट, तो ये आइसोबार्स कहलाएंगे। आइसोटोन्स में डिफरेंस आप याद रखेंगे कि ए भी क्या हो, ए भी आपके पास क्या हो डिफरेंट, और जी भी क्या हो डिफरेंट, ये डी से डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम रहे। अब इसमें मिसाल आप दे सकते हैं हीलियम की और उसके बाद इसी ट्रीटियम की H13। अब देखें 3 - 1 2, 4 - 2 आंसर 2। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसमें सेम रहे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस नंबर ये डिफरेंट रहे, उन्हें आप आइसोटोन्स कहते हैं। तो ये भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।